देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो फिर किसी भी मुद्दे पर खुल करके बातचीत करते हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने बोला, सीएम योगी ने सड़क पर नमाज अदा नहीं करने से लेकर के वक्फ बिल और भाषा विवाद समेत तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने ईद के दौरान सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी थी और आज योगी आदित्यनाथ ने बताया कि नमाज को कावड़ से आप तुलना नहीं कर सकते। सीएम योगी ने बताया कि सड़क पर नमाज पढ़ने की मनाही के पीछे क्या वजह है। साथ ही उन्होंने वक्फ बिल को लेकर के दो टूक अपना जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। औरंगजेब को लेकर के इस वक्त देश की सियासत गर्म है और इस पर सीएम योगी ने कहा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद कर राष्ट्र नायकों का गुणगान अब करना चाहिए। नीलेश चौहान मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। नीलेश, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही नमाज अदा करने की बात आई, लोगों ने कहा कि क्या अब जो त्योहार है वो सड़कों पर नहीं मनेंगे। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने तर्क के साथ इसका भी जवाब दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात कर लें तो योगी आदित्यनाथ ने एक एजेंसी को दिए साक्षात्कार में साफ तौर पे सभी सवालों का जवाब दिया है, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल को लेकर हो या फिर सड़कों पर नमाज अदा करने को लेकर हो, कांवड़ यात्रा को लेकर हो, या सबसे बड़ा जो सवाल उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में चारों ओर गूंज रहा था कि क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को छोड़कर दिल्ली की ओर अपना रुख करेंगे, क्या वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इन तमाम सवालों का खुलकर जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। एक और जहां वक्फ को लेकर सवाल किए गए तो वक्फ पर उन्होंने खुलकर जवाब देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड जो है निजी स्वार्थ के लिए बनाया गया बोर्ड है, जिससे कहीं ना कहीं सरकारी संपत्तियों को अपनी संपत्ति समझकर वहां पर अवैध तरीके से कब्जे हो जाते थे, वो बिल्कुल भी अब नहीं होने दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड किसी के निजी स्वार्थ के लिए नहीं चलेगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सड़कों पर नमाज को लेकर भी तमाम सियासत उत्तर प्रदेश और देश में देखने को मिलेगी। अलविदा की नमाज हो या जुमे की नमाज हो या फिर ईद की नमाज हो, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर जो नमाजी होते थे वो सड़क पर एकत्रित होकर नमाज पढ़ते थे, जिससे कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित होता था। उसको देखते हुए भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करें, सरकार उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी है। साफ सफाई की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से कराई जाएगी, बिजली पानी की भी व्यवस्था सरकार की तरफ से कराई जाएगी, लेकिन बशर्ते नमाज जो नमाज का स्थल है, चाहे वो ईदगाह हो, मस्जिद हो, इन्हीं जगहों पर अलग अलग जमात में पढ़ी जाए। अगर संख्या ज्यादा हो रही है तो अलग अलग मौलाना अलग अलग समय पर जो नमाजी हैं उनको नमाज अदा कराएं। तो ये निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया, जिसके बाद सकुशल ईद का त्यौहार संपन्न कराया गया, सकुशल अलविदा और जुमे की नमाज को संपन्न कराया गया। जिसके बाद एक और सियासत तेज हुई कि क्या कांवड़िए भी अब जो है मंदिर प्रांगण में बैठकर कांवड़ यात्रा को निकालेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांवड़ यात्रा कोई आज से नहीं चल रही है, सैकड़ों हजारों वर्षों से ये सनातन की परंपरा चलती आई है कि अगर कांवड़ यात्रा कोई लेकर निकलता है, कांवड़ यात्री जब सड़क पर उतरता है तो जाहिर सी बात है, अगर कोई कांवड़ यात्री मेरठ का है और वो हरिद्वार पैदल जाता है, हरिद्वार में गंगा से गंगा जल भरता है, उसके बाद हरिद्वार से ही वो पैदल फिर वापस मेरठ के लिए रवाना होता है, जहां पर शिव मंदिर है, शिव मंदिर में जाकर उसका जलाभिषेक करता है। तो ऐसे में ये हमारी सनातन से चली आई परंपरा है, जिसको बंद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कांवड़ यात्रा होती है और नमाज एक पार्टिकुलर जगह पर अदा की जाती है। अगर नमाज में भी कोई ऐसी परंपरा चलती आई होती कि सैकड़ों हजारों वर्षों से जो नमाजी हैं वो सड़क पर चलते हुए नमाज पढ़ते, तो कहीं ना कहीं उसको भी वही परंपरागत ढंग से संपन्न कराया जाता। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय के जितने भी बड़े जुलूस निकलते हैं, सरकार कभी उन जुलूसों को रोकने के लिए तत्पर नहीं हुई। सरकार ने हमेशा उन जुलूसों को सकुशल संपन्न कराने के लिए, जुलूस निकालने के लिए पर्याप्त पुलिस बल वहां पर लगाए गए। अब जब जरूरत पड़ी तो सड़कों को डाइवर्ट किया गया, यातायात को डाइवर्ट किया गया कि लोग जो है उधर ना जाए, क्योंकि वहां जुलूस निकल रहा है, किसी समुदाय के मन की भावना को ठेस पहुंच सकता है। तमाम सरकार ने कदम उठाए हैं, जिसका नतीजा है कि अगर हम 2017 से और 2025 के बीच का समय काल देखें तो उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा प्रदेश बना है जहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए, हिंदू मुस्लिम आमने सामने नहीं आए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार सभी के लिए एक तरीके से काम करती है। कांवड़ यात्रियों को लेकर भी सरकार की तरफ से दिशा निर्देश है कि अगर आप बेहतर तरीके से सड़क पर कांवड़ यात्रा लेकर निकलते हैं तो सरकार आप पर पुष्प वर्षा करेगी। अगर आप कांवड़ यात्रा के नाम पर उपद्रव करते हैं, सड़क पर जो है बवाल करते हैं, तो ऐसे में सरकार आपके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। फिर आप चाहे जिस जाति धर्म मजहब से आते हो, सरकार बिल्कुल भी जाति धर्म मजहब देखकर कार्रवाई नहीं करेगी।
करेगी। दूसरी ओर एक सवाल यह भी किया गया कि उत्तर प्रदेश में लगातार ये तमाम राजनीतिक गलियारों से बातें उठती हैं कि क्या आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इस पर भी बेबाकी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब देते दिखाई दिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो जनता की सेवा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर काम कर रहे हैं। वो उनका जो है तब तक वो करते रहेंगे जब तक जनता चाहती है कि योगी आदित्यनाथ उनकी सेवा करते रहे। उसके अलावा वो जीवन भर के लिए कोई पूर्णकालिक रूप से राजनेता बनने के लिए नहीं आए। वह एक योगी हैं, जब समय आएगा तो अपने मूल धारा में वापस चले जाएंगे, यानी कि वो फिर अपने योग मुद्रा की ओर वापस जाएंगे, मठ में जाकर सेवा करेंगे। तो अपने आप में बताता है कि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह नकार दिया कि वो देश के प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते। वो अंशकालीन के लिए जनता की सेवा के लिए, प्रदेश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति है, राजनीति इसलिए क्योंकि एक तो वक्फ बिल जो है वो कल आने वाला है। अब जाहिर है इस समय जो अखिलेश यादव हैं वो बार बार कह रहे हैं कि गलत तरीके से किया जा रहा है, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो उसको काउंटर करने के लिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान दिया गया। दूसरी बात इसमें यह भी हो सकती है नीलेश कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात आरएसएस प्रमुख से हाल ही में हुई और हमने देखा कि ये संजय राउत द्वारा इस बात को उठाया गया। उन्होंने कहा कि अब जो है रिटायरमेंट का टाइम आ गया है प्रधानमंत्री मोदी का। तो जाहिर है इस सवाल के साथ कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को भी टारगेट करने की कोशिश हुई है, क्योंकि क्लैशेस की खबरें पहले भी आती रही हैं। देखिए, सियासत में ऐसी खबरें आना लाजमी है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें 2014-15 का समयकाल देखें या 14-15 के बाद 19 का समयकाल देखें तो राजनाथ सिंह के नाम की भी चर्चाएं बहुत तेज थी, नितिन गडकरी के नाम की भी चर्चाएं तेज थी कि उनको भी प्रधानमंत्री बनने का मौका एक बार बीजेपी को देना चाहिए। क्योंकि लंबे समय से दोनों ही नेता भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी शुरू की थी। उसके बाद एक तमाम जो जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी ने उनको दी, उनका निर्वहन उन्होंने बखूबी किया। यही कारण है कि अब योगी आदित्यनाथ की चर्चाएं भी सियासत की गलियारों में तेज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट के बाद देश का मुखिया बनने की काबिलियत कौन रखता है। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे हम जेपी नड्डा की बात करें, नितिन गडकरी की बात करें या फिर हम राजनाथ सिंह की बात कर ले। ये वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने बीजेपी को खड़ा करने का काम किया है, कई बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, ये भी प्रधानमंत्री की रेस में शामिल होते हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये सवाल किया जाना क्या वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जिसका उन्होंने खुले शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि वो पूर्णकालिक जो है राजनेता नहीं हो सकते, क्योंकि वह एक योगी हैं। कुछ समय के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है ताकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक जिला एक माफिया के नाम से जाना जाता था उस छवि को बदला जा सके। उत्तर प्रदेश में सनातन परंपरा जो सदियों से चलती आई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात होती है तो प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या की बात होती है, श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा की बात होती है, बाबा काशी विश्वनाथ की धरती वाराणसी की बात होती है। तो ऐसे तमाम पवित्र धरती हैं, तमाम ऐसी जगहें हैं जिनका उत्तर प्रदेश से गहरा नाता रहा है। तो योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पे कहना है कि हम उस परंपरा को वापस लाना चाहते हैं जो मुगल आक्रांताओं ने ध्वस्त करने का काम किया। अगर उत्तर प्रदेश में कोई मुगल आक्रांताओं का गुणगान करता है तो ऐसे में वो गुणगान करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि वो बाहर से आने वाले आक्रांता थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश और देश में लूटपाट की। हाल ही में आपने सुना होगा कि सैयद सालार गाजी के नाम को लेकर जो है बड़ी सियासत देखने को मिली, चाहे वो संभल हो, बहराइच हो या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो। साफ तौर पे सरकार की तरफ से ये कहा गया कि सैयद सालार गाजी जो कि मुगल आक्रांता था, उसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के साथ लूटने का काम किया। ऐसे में उसके नाम पर गुणगान करना, उसके नाम पर मेले लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारी सनातन परंपरा इसका बिल्कुल जो है गवाही नहीं देती है, साथ देना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। अगर आप किसी मुस्लिम का नाम लेकर गुणगान करना चाहते हैं तो तमाम ऐसे मुस्लिमों में भी शासक हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, उनके नाम पर आप मेला लगाइए, सरकार आपके साथ है। जिसमें से सबसे बड़ा उदाहरण एपीजे अब्दुल कलाम है, जिन्होंने देश के लिए कितना बड़ा काम किया। उनके नाम पर आप कहीं मेला लगाइए, सरकार आपके साथ है। उनके नाम को अपने बच्चों तक पहुंचाइए कि एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के लिए क्या कुछ किया। अब्दुल हमीद का आप नाम लीजिए कि जो देश की रक्षा करते हुए
सीमा पर लड़ते हुए शहीद हो गए, उनके नाम की आप चर्चा कीजिए। तो ऐसे तमाम नाम हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए और मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किए हैं। ऐसे महापुरुष भी हिंदुस्तान में हैं। अगर उनके नाम की चर्चाएं आप नहीं कर सकते हैं तो किसी भी मुगल आक्रांता के नाम की चर्चा करना उत्तर प्रदेश में आपको भारी पड़ सकता है। यही कारण है कि चाहे औरंगजेब का मुद्दा रहा हो, सैयद सलार गाजी का मुद्दा रहा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त सियासत देखने को मिली और उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी सरकार के निर्देश पर वही काम किया है जो समाज के हित में हो, देश के हित में हो। तो लगातार ऐसी चर्चाएं उत्तर प्रदेश में जरूर देखने को मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जितनी तारीफ की जाए, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अलग, देश में सबसे अलग योगी आदित्यनाथ की छवि होती है। क्योंकि कहीं भी अगर चुनाव होता है तो योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा डिमांडिंग नेता होते हैं, क्योंकि वो मंच से हो या फिर इंटरव्यू हो, वहां पर जो है मुखर होकर जब वो बोलते हैं, अपनी बात रखने से कभी वो पीछे नहीं हटते। वो कभी ये नहीं सोचते कि उनका जो राजनीतिक कद है कहीं ऐसा ना हो छोटा होता दिखाई पड़े। तो उन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं बेबाकी के साथ हर एक सवाल का जवाब देते हैं, चाहे वो धर्म का मसला हो, वक्फ का मसला हो, समाज के हित का मसला हो, या माफियाओं की कमर तोड़ने का मसला हो, या उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ाने का मसला हो, या फिर उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का मसला हो, उत्तर प्रदेश की जो साफ सफाई की व्यवस्था हो, उन तमाम मसलों पर खुलकर बोलते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ का आयोजन हुआ, जहां 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए। मजाल है वहां पर किसी श्रद्धालु ने किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की हो, लूट की घटना हुई हो, धक्का मुक्की हुई हो। ऐसी घटना अगर 66 करोड़ लोगों के आने के बाद नहीं हो रही तो ये बताता है कि धर्म को मानने वाले लोग, धर्म को समझने वाले लोग, सनातन से जुड़े हुए लोग कितना अनुशासित तरीके से अपने जो त्योहार होते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं। कहीं से कोई ऐसी घटना नहीं आती कि 66 करोड़ लोग आए और एक समुदाय विशेष के ऊपर हमलावर हो गए। ऐसा कहीं भी महाकुंभ के आयोजन के दौरान बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उदाहरण दिया। हाल ही की अगर हम बात करें, कल की बात कर लें तो देश भर में और उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम के साथ ईद का त्योहार मनाया गया। कुछ ऐसे हॉट स्पॉट थे जिनको चिन्हित सरकार की तरफ से किया गया था, ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी गई कि कहीं पर कोई अप्रिय घटना ना हो। और यह भी कहा गया कि मुस्लिम समाज का बड़ा पर्व है और ऐसे में मुस्लिम समाज के लोगों को 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। ईदगाहों और मस्जिदों के पास जो है साफ सफाई के व्यापक प्रबंध किए जाए ताकि मुस्लिम समाज भी खुलकर जो है अपने त्योहार को मना सके। यही कारण है कि आज के समय में उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए दिखाई देती हैं। कहती हैं कि उत्तर प्रदेश का मुखिया ऐसा होना चाहिए जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम में जो दंगे की भावना बढ़ जाती थी, आपस में लड़ बैठते थे, वो खत्म हो गया है। और आज के समय में उनके बच्चे जो है काम पर लग गए हैं। योगी की सरकार ने जिस तरीके से मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, खासतौर पर पसमंदा मुस्लिम, जिनको उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारें रही, उन पसमंदा मुस्लिमों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस अंतिम पायदान पर बैठे हुए मुस्लिम को आगे बढ़ाने का काम किया। उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने का काम किया, ऋण देने का काम किया। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ ओडीओपी में चिकन करी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर चिकन के कपड़े जो है दुनिया भर में फेमस है। तो ऐसे में जो चिकन के कारीगर हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ऋण योजना के तहत उनको ऋण उपलब्ध कराया ताकि वो अपना रोजगार स्थापित कर सकें, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। तो ये योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका है। अयोध्या की अगर हम बात कर लें तो अयोध्या को लेकर भी तमाम चर्चाएं सुनने को मिली कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा तो एक समुदाय को इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में अगर आप अयोध्या जाते हैं तो वहां पर फूल का काम करने वाले जो कारोबारी हैं वो अधिकांश मुस्लिम समाज से आते हैं। माला बनाने वाले जो लोग हैं मुस्लिम समाज से आते हैं। आज अयोध्या के मुस्लिमों से जाकर आप अगर जानते हैं, पूछते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जो भी कहते हैं वो स्टैंड आउट होकर के कहते हैं, बहुत ही क्लियर कहते हैं। और इसी क्लैरिटी की वजह से योगी आदित्यनाथ को लेकर के चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो या फिर देश की जनता, उसे किसी भी बात का कोई डाउट नहीं होता है। नीलेश, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।